चलिए दोस्तों, तो कल हमने कहाँ तक करा दिया था क्लास में? कल हमने कराया था आपको रेडियस ऑफ गायरेशन और बता भी रखा है कि भैया ये जो डेरिवेशन है ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, कर लेना है ना, खूब एग्जाम में आता है। करा रखा है। चलिए, आज का डेरिवेशन भी बहुत गजब इंपॉर्टेंट है। आज हम डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब अभी तक क्या था कि कोई बॉडी अगर m मास की बॉडी है, अगर v वेलोसिटी से भाग रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k क्या लेते थे भैया? हाफ mv²। बट आज जो है यही m मास की बॉडी घूम रही है। क्या कर रही है? घूम रही है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होगी? हाफ। कल बताया था m की जगह क्या आता है? i, v की जगह क्या आता है? ओमेगा। तो हमको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो हाफ m i ओमेगा²। चलिए बेटा, एक रिलेशन मैंने बताया था, v का मैग्नीट्यूड क्या होता है? r इंटू ओमेगा, बताया था ना। ये इसमें यूज होगा, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। चलिए पढ़िए। लेट अस कंसीडर a rigid body made up of n particles of masses m1, m2 and mn and their distances from axis of rotation are p1, r1, r2, rn। मतलब कई एक बॉडी है वो घूम रही है अगर, तो उसके मास कंस्टिट्यूएंट मास क्या होंगे? m1, m2, m3 और उनके रेडियस क्या होंगे? r1, r2, r3। चलो रिस्पेक्टिवली body rotates with constant angular velocity omega but linear velocity of particle are different. Let their linear velocity be v1, v2, vn रिस्पेक्टिवली। देखिए पार्टिकल, पूरी बॉडी जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी, मतलब एक फिक्स एंगुलर वेलोसिटी है, तो सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, मगर डिस्टेंस दूर होने के कारण किसी की एंगुलर लीनियर वेलोसिटी कम और किसी की ज़्यादा। लीनियर वेलोसिटी मतलब v जो होती है रेडियस पर डिपेंड करती है ना, v इक्वल्स टू r ओमेगा। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो देखिए हाफ mv1², हाफ mv2², हाफ mvn², सारे पार्टिकल की वेलोसिटी अपन ने ऐड कर दी, है ना भैया। अब देखिए, अपन जानते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 क्या होगा? r1 ओमेगा, v2 क्या होगा? r2 ओमेगा, ऐसे 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 rn ओमेगा। अब एक काम करो, जहाँ जहाँ आपका फॉर्मूला था r1², r2², सब में वैल्यू पुट कर दो। हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा², r2 ओमेगा², rn ओमेगा²। देखो ओमेगा² सब में कॉमन है कि नहीं है? तो सब में ओमेगा² कॉमन है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ओमेगा²। हाफ कॉमन है, ओमेगा² कॉमन है, अंदर क्या बचा? m1 r1², m2 r2², m3 r3²। याद कीजिए, क्या इसको मिला करके समेसन mr² लिख सकते हैं? बेशक बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और समेसन r/mr² क्या होता भाई? i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको पलट दो भाई i से। यस यस यस। तो क्या बन गया? k इक्वल टू i ओमेगा²। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बहुत इजी एक्सप्रेशन है और धूम मचा के एग्जाम में आता भी है ना। बन जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, डिफरेंस, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। डन। चलो अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई इनर्शिया किस में रोल प्ले करता है? लीनियर मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में रोल प्ले करता है? रोटेशनल मोशन में, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में रोल प्ले करता है। चलिए पढ़िए डिफरेंस। इनर्शिया द इट्स इंपॉर्टेंस इज इन लीनियर मोशन और इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट्स इंपॉर्टेंट in rotatory motion. Second point, the inertia depends upon the mass of the body. हाँ, it depends upon mass and the perpendicular distance from the axis of rotation। मतलब भाई मास कितनी दूर पर है भाई? mr² होता ना फॉर्मूला, है ना, mr²। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट, it is constant for a body. हाँ, it changes with the position of axis and distribution of mass। समझ में आया ना। मैंने बताया था ना कि अगर आप डांस करते हो, अगर आपकी एक्सिस आपके अंदर से जा रही है तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर आप कोहनी लगा करके डांस घूमते हो तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा। अगर आप उंगली से पकड़ करके घूमते हो तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। याद आया ना? नहीं याद आया? क्यों भाई? पहली क्लास में मैंने बताया था आपको, बताया था मैंने कि जो दिक्कतें होती हैं घूमने के लिए वो डिपेंड करती है कि आप बॉडी को कैसे घुमा रहे हो। अच्छा, वो आपने बताया था कि स्लाइडिंग वाले बताए थे ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ बताया था। एक बताया था, कथक वाला मैंने कल बताया था, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। मैंने ये बताया था बेटा आपका ही केस लेकर के कि मान लो ये कोई पोल है, समझ गए ना। अच्छा, हाँ। अब इस पे आपको डांस करना है तो एक सेंट्रल एक्सेस अपने अंदर से गुजार दो, तो आप बड़ा फ्रीली घूम पाओगे। बोलो हाँ। अगर आप अब कोहनी से इसको कोन को पकड़ लो, पोल को पकड़ लो और घूमने की कोशिश करो तो हल्की सी रिस्ट्रिक्शन बड़ी सी हो जाएंगी, थोड़ा दिक्कत सी फील होगी, मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। समझ में आया?
अगर आप उंगली पकड़ के घूमोगे उंगली से तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा। समझ में आया? हाथ से ज़्यादा अच्छे से घूम पाएगा। तो मतलब कुल मिला के क्या है, ये है कि आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है उस पर भी डिपेंड तो करता है। सर हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा मतलब? नहीं, सेंटर से, सेंटर पे, सेंट्रल एक्सेस पे सबसे बढ़िया। मतलब विदाउट जो सेंट्रल एक्सेस से जाएगा तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम जनरेट होगा। नहीं आ रहा। चलिए देखिए, ये मान लीजिए मतलब आपके पास उसको पकड़ा नहीं है, पोल को बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। पोल बीच में से गया है ना, पोल बीच में से गया हुआ है, पोल बीच में से गया हुआ है, तो उसके अबाउट घूमना है। जैसे मैंने मान लीजिए ये एक धागा है यहाँ से, ये कोई फिक्स प्लेट है आपके पास, तो इसको इसके अबाउट घुमाना कंपैरेटिवली ईजिली है। अब धागा आप यहाँ से लगा दो, अब इसके अबाउट घुमाने में दिक्कतें क्या होगी, ज़्यादा होंगी। तो अगर उसी अमाउंट का टॉर्क दोगे तो ये थोड़ी देर तक घूमेगा और ये जल्दी रुक जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल्दी रुक जाएगा। समझ गए ना? क्लियर हुआ गया ना? आ गया समझ में? मेरे को ये नहीं आ रहा समझ। ये जैसे आपने पहला केस बताया, दूसरा आपने ये वाला बताया, तीसरा उंगली वाला बताया। हाँ। तो पहला केस सर कहना क्या चाह रहा है मेरे को? पहला केस ये कह रहा है जैसे आपके पास कोई गोला है, आप इसको समझो, आप एक सीडी डिस्क ले लो, सीडी डिस्क। सीडी डिस्क ले ली, भरी हुई होती है, बीच में से एक होल किया, धागा लगाया और इसको घुमाना शुरू करो। बोलो यस। एक रोटेशन ये है। दूसरा एक काम करो कि सीडी डिस्क ले लो और इसको घुमाओ इसके टेंजेंशियल के अलोंग ऐसे। नहीं, वही सही रहेगा। तो कौन सा सही है? ये सही रहेगा ना? हाँ, बस यही इनर्शिया है। मतलब उधर पोल बीच में से निकल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। आप किसके अबाउट घूम रहे हो, ये आपके एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। समझ गए ना? हाँ। मास केवल बॉडी पे डिपेंड करता था। समझ में आया? और ये डिपेंड करता था डिस्ट्रीब्यूशन, पोजीशन ऑफ एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और ये भी एग्जांपल तो मैंने बताया था कि बेटा आपके पास ये है, अपने पास एक एक्सेस है और आपके पास एक शीट है, ट्रायंगुलर शीट। अच्छा हाँ सर। ये देखिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। और अगर ये ट्रायंगुलर शीट ऐसी है, ऐसा है, इस तरफ से है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अलग आएगा, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में क्या है? अलग अलग है ना भाई। हाँ या ना? क्लियर? चलिए, अब अगला सिलेबस में से क्वेश्चन जो है बेटा आपके हटा दिया गया है, जिसको नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यही दो चीज़ सिलेबस से हटी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये चीज़ हट गई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। ऑनलाइन उस दिन हम पढ़ रहे थे तो हमने स्टार्ट इधर ही से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में। तो मतलब आपको जेई नीट वगैरह में सब में मिलेगा, तो अपन इसको कर लेते हैं, क्यों छोड़ें। थोड़ा ही सा है, दो है ना, आधे एक दो पैराग्राफ का। तो आइए सबसे पहले है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, चलिए देखिए, थोड़ा सा 3D है इसमें। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है देखेंगे। तो सर आज से जैसे हमें डेरिवेशन शुरू करने हैं तो सेकंड चैप्टर से करें? कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है भाई? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? देखिए, मान लीजिए बेटा आपके पास ये हाथ में शीट है कोई, ये प्लेन लैमिना बोलते हैं इसको फिजिक्स की भाषा में, ओके। क्योंकि शीट में तो ले रहा हूँ, बट आप कोई भी ज्योमेट्री ले सकते हो। इसकी जगह पे आप कोई सर्कल ले सकते हो, है ना, कोई डिस्क ले सकते हो। तो ये आपके पास कोई प्लेन लैमिना है, प्लेन ज्योमेट्री है बेटा। अब इसको 3 एक्सेस के व्यू में देखो आप, मेरे हाथ में जैसे दिख रही है, इसमें आप 3 एक्सेस देखिए। ये जो एक्सेस है इधर जा रहा है, इसको एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मानो, तो ये है एक्स एक्सेस। क्या है बेटा? एक्स एक्सेस। ठीक है ना। सामने की तरफ जो जा रहा है बेटा वो है वाई एक्सिस। क्या है वो? वाई एक्सिस। यहाँ पे फील करवाना मुश्किल है कि 90 डिग्री एंगल है, बट फील करो ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है बेटा। अगर मैं इस लेमिना को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, किसके अबाउट? तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होता है आई एक्स। कैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है,
इसको इसके एक्स सेंट्रल एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं मैं ये, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जनरेट हुआ, आई एक्स, ठीक है। अगर इसको आप वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना जनरेट हुआ, आई वाई। वाई एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगी, ये वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट घूमेगी आई वाई एक्सिस। और याद रखिएगा कि ये जो एक्सिस होंगी ये सेंटर से ही पास होनी चाहिए, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर से, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर से। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, तो बेटा जो तीसरा एक्सिस जो इसके ऊपर से जा रहा है, जो 3D में है, ऐसा कहां जाएगा, ये समझ में आया, जो तीसरा एक्सिस जाएगा ये वाला जेड एक्सिस, इसके सेंटर से जाने वाला जेड एक्सिस, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई जेड आएगा। और ये फाइंड किया गया है बेटा कि अगर तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, देखो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है, है ना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के परपेंडिकुलर है और वाई जेड के परपेंडिकुलर है। देखो यहां से ये एंगल कितने डिग्री है, 90 है कि नहीं है, जेड और वाई का एंगल कितना है, 90 है। यहां से ये कितने डिग्री है, 90, समझ गए ना, यहां से ये कितने डिग्री है, 90, और यहां से ये कितने डिग्री है, 90, सारे एंगल 90 डिग्री है। तो कहा गया है अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप किसी लेमिना को घुमा रहे हैं तो किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग टू एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेनिंग टू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है। समझ में आया, यानी आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई कह लो, या आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड कह लो, या आई जेड इक्वल्स टू, आई जेड तो हो गया भाई, आई वाई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड। समझ गए, तो दो एक्सेस के अबाउट, दो सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, दो सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो तीसरी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। डन, एनी प्रॉब्लम, यही है बस इसका, दिस इज द, ये कहलाती है थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसका प्रूफ आता है तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा कंफर्म करना हो तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि मैडम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लें कि ना पढ़ें। अगर उन्होंने क्लियर कह लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिर तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जनरली 90% टीचर्स पढ़ाएंगे इसको, ओके, है ना। चलिए तो पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पढ़ो भाई स्टेटमेंट। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, देखो प्लेन लैमिना है ना बेटा, ज्योमेट्री की जगह क्या यूज करोगे, प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना मतलब एक पतली सी शीट, पतली सी शीट है ना, अबाउट an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia of body about two mutually perpendicular axes lying in the plane। हाँ, तो भाई x और y प्लेन में लाई कर रहे थे, हाँ, x और y, x इस प्लेन में था और y इस प्लेन में था, तो जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर इन दोनों को लोगे तो ये एक प्लेन बनेगा, तो इस समय ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इन दोनों को लोगे तो ये एक प्लेन बनेगा, उस समय ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही जो मैंने आपको समझाया, पढ़िए पर, हाँ, एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट थ्रू व्हिच द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। यस, पढ़िए प्रूफ। प्रूफ, लेट P be the particle on a lamina at distance x, y and z from the axis of x, y and z OP equals to R। चलो अब देखो बेटा, हाँ, अब इसको मेरे डायग्राम में बढ़िया समझ में आएगा। ये मान लो बेटा कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, P, समझ गया ना। ये एक्सेस, ये अपने पास लेमिना है, चलिए मान लीजिए बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ओके। इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है, पी एक्स कोमा वाई। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए इस कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ा होगा, x में x, और यहाँ नीचे आने के लिए कितना चलना पड़ा होगा बेटा, y। यस और नो। अब मैं बोलूँगा बेटा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट कितना होगा, पार्टिकल का, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो बेटा एक्सिस x है और x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी कहलाएगी, y ही तो कहलाएगी, क्योंकि ये y डिस्टेंस सामने है ना इसके, नहीं कहलाएगी। तो अगर इसका मास m है तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का क्या बनेगा, जो अपन ने इतना ये छोड़ा हुआ है, ये उतने बस का है। अच्छा, ठीक।
उतने बस का, ये उसका व्यू है, समझ में आया। हाँ सर। my² हो गया, हाँ। मतलब x एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकला, my², यस और नो। अब y एक्सेस के अबाउट भी घूम रही है बॉडी, बोलो यस। हाँ सर। तो y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो y एक्सेस से डिस्टेंस कहाँ पहुंचेगी बेटा, ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बोलो। ये डिस्टेंस x के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी क्या है कि नहीं है। तो y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलेगा क्या, IY इक्वल टू mx², बोलो यस और नो। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसी चीज को मैं बना रहा हूं, यहां से देखो यहां तक की दूरी कितनी होगी, क्योंकि ये पॉइंट है। अब z एक्सेस से दूरी देखो, ये z जा रहा था, ये z जा रहा था, ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठा हुआ था z के रिस्पेक्ट में। भाई z के रिस्पेक्ट में घूमेगा, हवा में घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा z के रिस्पेक्ट में, बोलो यस और नो। तो z से इसकी दूरी कितनी निकलेगी, ध्यान से देखना भाई। ये डिस्टेंस कितनी निकली थी, ये देखो x, ये डिस्टेंस कितनी निकली थी, y, यस और नो। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ये निकलेगी √x² प्लस y², निकली कि नहीं निकली, क्लियर हो गया। अब हम ऐड करते हैं ix प्लस iy, ऐड किया हमने, ix कितना निकला है, my², बोलो यस और नो, my²। iy कितना निकला है, mx², बोलो बेटा। अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा अंदर y² प्लस x², जिसको मैं पलट के लिख सकता हूँ x² प्लस y²। सर ये ऐड ix प्लस iy क्यों किया है, बेटा ऐड कर रहा हूँ क्योंकि iz बनाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में iz बनेगा, देखना आप। m लिया बेटा, मुझे ये बताओ बेटा, क्या मैं इसको √x² प्लस y² का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकते हो, लिख सकता हूँ ना, √x² प्लस y² का होल स्क्वायर। रूट क्यों लगाया पर, बेटा रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तभी तो ये बचेगा, नहीं आया समझ में नहीं यार, स्क्वायरिंग का होल, चलो होल स्क्वायर तो बाहर ले लिया, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर नहीं लेते हो ये डिस्टेंस को आप मान लो r, क्या मानी थी, पाइथागोरस लगाया ना सर, ऑब्वियसली। हाँ ठीक है तो नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस तो पहले लगाया था मैंने, ये लगा दिया था, वो एक अलग बात है। अब मैंने ऐड किया तो y² प्लस x² को क्या आप √x² प्लस y² का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो यार, √x² प्लस y² का होल स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो यही ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेटा ये क्या है, दिस इज m, और ये क्या थी डिस्टेंस r, यहाँ से दूरी, यस और नो। सो दैट इज इक्वल्स टू क्या, mr²। और बेटा mr² क्या होगा इस पार्टिकल का, किसके अबाउट, x के अबाउट, y के अबाउट कि z के अबाउट, z के अबाउट। तो यही तो iz है, हो गया प्रूफ कि ix प्लस iy इक्वल टू कितना, iz। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए अब इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो द मोमेंट ऑफ, अब मान लो पार्टिकल ये है बेटा, है पार्टिकल, ये z एक्सेस है, तो बेटा y एक्सेस से इसकी दूरी कितनी होगी, x एक्सेस से दूरी कितनी होगी, y, बोलो यस। तो छोटा छोटा पार्टिकल है, ऐसे सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस क्या आएगा, my²। देखो ना y डिस्टेंस लेकर के घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, हाँ, तो my² आएगा। ऐसे y एक्सेस के अबाउट क्या आएगा, mx²। और बेटा ये डिस्टेंस हमने मान ली r, क्या मान ली, r। तो इसका z एक्सेस के अबाउट क्या आएगा, mr²। आएगा कि नहीं आएगा। अब ट्रायंगल में देखिए r² इक्वल टू x² प्लस y² हो रहा है, इनका तरीका दूसरा है, m का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। भाई इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से कोई लॉस तो होता नहीं है, इधर चालू कर दो उधर भी होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ले लिया, तो सिग्मा mr² इक्वल टू सिग्मा mx² प्लस सिग्मा my²। बेटा इसको क्या बोलोगे, iz। ये क्या है, iy, ये क्या है, ix। हो गया प्रूफ, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आ गया सर, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा सर, स्टेटमेंट पढ़िए, अभी पढ़ा था आपने, है ना। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन दैट प्लेन। समझ गया ना। तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो प्लेन में लाई करने वाली दो एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, है ना। यानी आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। डन, यानी प्रॉब्लम। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद, हाँ, तो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। ओके, द सॉलिड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू लेमिनास एंड दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। हाँ ठीक है, सॉलिड बॉडी को हम दो लेमिना में डिवाइड कर लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे, वो बात की बात है, जब आएगा तो देखेंगे ना।
दिस इज बहुत हाई कंसेप्ट है, इसको छोड़ दो, चलो अभी बाद में आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अगली थ्योरम आती है भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगली थ्योरम क्या आती है, पहले मैं अपने शब्दों में बता दूं, फिर आप देख लीजिएगा इनके शब्दों में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है बेटा जी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मान लो बेटा आपके पास कोई लैमिना है, ये कोई बॉडी है, प्लेनर लैमिना, ओके। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास है, डन बेटा। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको दिया है बेटा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है आई जी। क्या दिया गया है? आई जी या आई सेंट्रल, जो भी लेना हो ले लो। कुछ लोग आई जी लिखते हैं, कुछ लोग आई सी लिखते हैं, या कुछ लोग आई सी एम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सी एम? मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, समझ गया ना? हाँ सर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको। तो इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, मान लो ये कोई एक्सिस है, समझ गया ना? कहीं भी, चाहे अंदर हो बाहर हो, कहीं भी हो, इसके पैरेलल कोई एक्सिस है, तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये मान लो इस एक्सिस का नाम है न्यू। क्या नाम है एक्सिस का? न्यू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई न्यू इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, बोलो यस, प्लस टोटल बॉडी का मास, टोटल बॉडी का इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, इसका स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको आपके शब्दों में बता देता हूं। मान लीजिए ये आप है, ये आप है, ओके। आपके अंदर से एक एक्सेस गुजरा हुआ है, ठीक है ना? आपके अंदर से एक्सेस गुजरा हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आपके एक्सेस के अबाउट है, मान लो आई जी है। क्या है? अब आपको आपका एक्सेस जो है आपके कान से गुजर रहा है, ईयर से, तो आपके कान से गुजरने वाले एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो क्या होगा? तो आई डैश इक्वल टू आई जी, बोलो यस, प्लस आपकी बॉडी का मास इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, आपके सेंटर से लेके आपके कान के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। आया समझ में? एक बार और बता दो भाई। आपके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट इतना है, आई जी है। आपको निकालना है कि एक्सेस आपके कान से गुजार दिया जाए। अब बोले बेटा एक काम करो, इस एक्सेस के अबाउट घूमो, यहाँ से एक धागा जा रहा है, और बोले इस एक्सेस के अबाउट घूमो, समझ गए ना? तो आपका जो अनईजीनेस होगा, जो दिक्कतें होंगी, बढ़ जाएंगी ना। तो वही तो मैं कह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस बढ़ जाएगी, तो मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर? ठीक है ना? तो ये हो गया, है ना? इस तरीके से, जैसे मान लो ये माउस रखा हुआ है, आप इसके अबाउट घुमा रहे हो, ये मान लो घुमा रहे हो, तो कंपैरेटिवली एक लेस टॉर्क से, गमला गिर गया। अच्छा, ओके। तो न्यू एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका बढ़ करके आएगा, ओके। चलिए पढ़िए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्वेश्चन पढ़ो। State the theorem of parallel axis and prove it. Is it applicable for all the bodies? Parallel axis theorem. According to this theorem, the moment of inertia of body about the given axis is equal to the sum of moment of inertia of body about an axis through the center of mass and parallel to the given axis and the product of mass of the body and the square of distance between two axes. हाँ, तो ये कह रहा है कि ये जो न्यू एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके सेंट्रल एक्सिस है ना, उसके सेंट्रल एक्सिस यानी आई जी मान लो या आई सेंट्रल कह लो, प्लस मास, बॉडी ऑफ द मास, और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर ये सेंट्रल एक्सिस दी गई है, ठीक है बेटा, ये सेंट्रल एक्सिस दी गई है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कितना है? आई सी है, आई सी। अब हमें इसके अबाउट निकालना है, ये हमारी न्यू एक्सिस है। तो देखिए सेंट्रल एक्सिस से और इसके बीच की दूरी कितनी है? ए। तो कितना हो जाएगा आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा? आई डैश इक्वल टू आई सेंट्रल प्लस टोटल मास कितना? एम इंटू ए का स्क्वायर। आ गया समझ में? अब इसको प्रूफ करना है। अब इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ये तो स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ। लेट सी डी इज द एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मान लिया बेटा कि सी डी जो एक्सेस है
वो सेंटर ऑफ मास से जा रही है, बिल्कुल बेशक जा रही है, ठीक ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी ए बी एंड द एक्सिस पैरेलल टू सी डी एट ए डिस्टेंस ए, और जिस नई एक्सेस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेटा वो ये है ना, वो ये ए कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। आ गया, कंसीडर अ पार्टिकल पी ऑफ मास एम एट ए डिस्टेंस सी डी फ्रॉम एक्स। मान लो कहीं पर भी एक मास कंसीडर कर लो बेटा, ये मास ले लिया, बोलो हाँ, ये मास m ले लिया, मास क्या ले लिया m। अब इस मास का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फॉर्मूला mr²। तो इस मास का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पॉइंट p अबाउट द एक्सेस ए बी इक्वल टू m की जगह m, r क्या होगा, ये a और ये x कितना हो गया, m a प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में, चलो ये एक पॉइंट का है, ऐसे सब पॉइंट अपना अपना a प्लस एक्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सब अपना पॉइंट a प्लस एक्स बनाएंगे, तो सबका क्या हो जाएगा आई एम a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। अब देखो जी, i इक्वल टू सिग्मा m, बेटा इसको होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, डन डन। अलग अलग कर दो बेटा, सिग्मा ma स्क्वायर, सिग्मा 2a mx और सिग्मा mx स्क्वायर। अब मैथ्स थोड़ी सी लग रही है यहाँ पे बेटा, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको बाहर ले लिया करो। ए क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया सिग्मा एम। यहाँ पे 2 बाहर है, ए बाहर है, क्या आ गया सिग्मा एम एक्स, और ये क्या है बेटा एम एक्स स्क्वायर। समझ गया ना, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट है, वो है इनर्शिया, है कि नहीं है। अरे भाई पढ़े तो हो, सिग्मा एम आर स्क्वायर, तो सेंटर से डिस्टेंस x है, तो ये तो सिग्मा एम आर स्क्वायर ही तो बन गया x के टर्म्स में। मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज सेंटर ऑफ मास ICM। क्या हो गया ये ICM। आया समझ में, क्लियर हुआ। कहाँ से, शुरू से AB इक्वल टू MA प्लस एक्स स्क्वायर AB के अबाउट इस मास का, बस कुछ नहीं, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये देखो यहाँ तक आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ तक समझ में आया। सिग्मा सबको दे दिया, समझ में आ गया। उधर से कॉमन निकाल, अब सिग्मा दे दिया तो बेटा जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर ले लो, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, बेटा यहाँ ध्यान दो, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ए स्क्वायर बाहर है सिग्मा m, 2a बाहर है mx, यहाँ पे mx स्क्वायर। अब बताओ mx स्क्वायर सिग्मा जो होगा, सिग्मा mx स्क्वायर, सेंटर से दूरी x है, तो यही बनेगा I सेंटर ऑफ मास की नहीं बनेगा, यही तो बनता है इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, बन गया, ठीक है ना। अगर चाहे तो साइड भी तो ले सकते हैं, नहीं तो वो तब तो कहीं भी ले लो, बट अब लेके डायग्राम में यही चले हो तो यही मान के चलो भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्स डिस्टेंस पे है, तो सेंटर ऑफ मास का टोटल ही तो निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। देन इसके बाद ये देखो ए स्क्वायर है, सिग्मा m मतलब टोटल मास, छोटे मास का सिग्मा यानी पूरी बॉडी का मास, बोलो यस। और क्या ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, तो ये बच गया अपने पास I इज इक्वल टू टोटल बॉडी का मास सिग्मा m क्या कहलाएगा, कैपिटल M, और ये क्या ए स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बेटा I सेंटर ऑफ मास, बोलो यस। अब एक टर्म और बचा, आप कहोगे सर ये कहाँ गया, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, 2a तो कांस्टेंट है, mx मतलब मोमेंट, mx मतलब मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। अब देखो मुझे, सेंटर ऑफ मास वो होता है जो हर पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर से पास होता है, बोलो यस और नो। तो जितने पार्टिकल का मोमेंट इधर जनरेट होगा, ठीक इक्वल उतने पार्टिकल का मोमेंट इधर जनरेट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। मतलब ऐसा समझो कि एक पार्टिकल अगर x डिस्टेंस में इधर है, तो एक पार्टिकल x डिस्टेंस में इधर भी होगा। मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट पूरे मास का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो भैया आप अगर मोमेंट निकालोगे हर मास का, तो टोटल सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट कितना जनरेट होगा, 0, क्योंकि जितना मैंने तुमको वेटेज दिया यहाँ वाले को, उतना मैंने वेटेज दिया यहाँ वाले को, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। मतलब ये मोमेंट कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो 2 ही टर्म बचे, एक ये बचा और एक ये बचा। यानी देखो नाउ सिग्मा mx इज द मोमेंट, क्या कहलाता है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इनर्शिया तो मैं नहीं मानूंगा, इसको इनर्शिया नहीं मानूंगा, मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास।
सिग्मा एम एक्स होता है मोमेंट ऑफ द बॉडी, इनर्शिया नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम एक्स स्क्वायर होता है। सिग्मा एम एक्स इज द मोमेंट ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये मोमेंट ऑफ द बॉडी हुआ करता है, या मोमेंट ऑफ द मास। मास में एक्स का मल्टीप्लाई किया, मोमेंट ऑफ द मास बन गया। मोमेंटम में एक्स का मल्टीप्लाई किया, मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम बन गया था। फोर्स में मल्टीप्लाई किया था एक्स का, तो मोमेंट ऑफ द फोर्स बन गया। समझ गया ना? तो मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करने से कोई भी क्वांटिटी होती है वो क्या बन जाती है? मोमेंट बन जाती है। क्या बन जाती है? मोमेंट। तो ये बेटा सिग्मा एम एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 0। सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो बेटा, तो ये 0। तो आंसर क्या आ गया? आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बॉडीज। आ गया समझ में? तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें फिनिश हो गया ये। क्लियर? चलिए अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल। इजीली न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं बेटा, देखिए। अ हुप ऑफ रेडियस, वही छल्ला। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेट्स 100 किलोग्राम रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। चलो भैया, एक हुप है, एक छल्ला है, ठीक है। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेट्स 100 किलोग्राम है ना, 100 किलोग्राम है और रेडियस इसकी 2 मीटर है, ठीक है भाई। इट रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ अ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो ये है, ये भाग रहा है इधर से 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये इसकी क्या दी गई है? लीनियर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सेंटर ऑफ मास भाग रहा है लीनियर वेलोसिटी से। समझ में आया? हाउ मच वर्क इट हैज़ टू डन टू स्टॉप इट। इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? बोलो यस। इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो रोकने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना भाई। रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। समझ गए ना? या यहाँ से फाइनल 0 हो गई, ये मानता हूँ, तो वर्क तो करना पड़ेगा। यस और नो? तो एक फार्मूला आपको याद आता होगा कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। या यहाँ पे इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो फंडा लगेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? अब बेटा जब रोक दिए हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 हो गई। यस और नो? मतलब कुल मिलाकर के आपको K1 माइनस 0, मतलब जो टोटल एनर्जी थी वो ही निकाल लो K1। मतलब आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, क्योंकि जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है उसको ख़त्म कर दोगे तो 0 हो जाएगी, तो रुक जाएगा। तो आपको क्या निकालनी है? इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपका पूरा पूरा जोर होना चाहिए कि भैया मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देख लो, पैरामीटर रेडियस 2 है, मास 100 है, लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा डिवाइड कर लिया 100 से, 0.2 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। बोलो यस और नो? अब बेटा इसके अंदर 2 काइनेटिक एनर्जी। देखो ये चल भी रहा है और ये घूम भी रहा है। चलने के लिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, हाफ mv²। ओके, हाफ mv² टोटल। तो एक आएगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी बनेगी क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω²। डन। चलिए, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, ठीक है बेटा, I। क्या हो गया? I। अब बेटा याद कर लो कि किसी छल्ले का रिंग का उसकी सेंट्रल के अबाउट, उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो कितना बनता है? mr²। क्या बनता है? समझ में आया? ये याद करना पड़ेगा आपको। तो हाफ क्या आ गया बेटा? नहीं, mr² बनता है, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या कर लो? v/r, क्योंकि ओमेगा तो पता नहीं है बट अपन को v पता है, तो v/r आ गया समझ में। r² से r² बेटा v इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v/r। कन्वर्ट कर लिया, r से r² क्या हो गया? कैंसिल। मतलब कितना बन गया? हाफ mv² प्लस हाफ mv², आधा आधा जुड़ के हो गया एक mv²। अब मास पता है, वेलोसिटी पता है, वैल्यू रख दो। मास कितना है? 100। वेलोसिटी कितनी निकली है? 0.2 मतलब बेटा 2/10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और ऊपर क्या बचेगा? 4। तो आंसर आएगी 4 जूल। कितनी आ गई? आया समझ में?
ठीक है ना। सो इसकी जो टोटल एनर्जी निकलेगी बेटा वो कितनी निकलेगी, 4 जूल। 4 जूल विल बी द टोटल एनर्जी। देख लें एक बार, ये लीजिए जी। अब बाद में लगाया है कि वही मैंने जो आपको पढ़ाई थी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बेटा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mv² और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। सो आंसर mv² माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4 जूल। डन, एनी प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। चलो क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में? बेटा गेट लगा दो, इधर ये वाला लगा दो। युवराज इसको अंदर करके गेट लगा लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बट अगले क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का, ठीक ना। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज 2/5 mr²/5। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है भाई। 2b लिखा ना, 2b mr²/5 डायमीटर्स 2b 2 mr²/5 मतलब 2/5 mr²। किसके अबाउट दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ डायमीटर। चलो भाई डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ठीक है ना। वेयर m इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जहां पे m मास है और r क्या है, रेडियस है। तो भैया पहला काम तो अपन यही कर लेते हैं। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट निकालना है। मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो उसको मैं करता हूं। चलो देखो देखो, ये आपके पास एक स्फीयर है, ये क्या है आपके पास में, स्फीयर गोला है। अब आपको कहना है कि इसके कोई भी 2 डायमीटर ले लो, कोई भी 2 डायमीटर ले लो। तो बेटा एक डायमीटर ये है, ये एक डायमीटर इसका दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके कोई भी 2 डायमीटर के अबाउट, इसके कोई भी डायमीटर के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डायमीटर के अबाउट आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/5 mr²। कितना है, 2/5 mr²। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr² है। हाँ सर, ये दिया है। आपको निकालना है किसी भी टेंजेंट, ये डायमीटर है मान लो बेटा, हाँ या ना। डायमीटर ही क्या बनेगा इसका, सेंट्रल एक्सिस। यही सेंट्रल एक्सिस यही तो बनेगा, क्योंकि डायमीटर सेंटर से जाता है और सिमेट्री किसके अबाउट होता है, तो यही तो सेंट्रल है। मतलब दिस इज व्हाट ICM जो दिया गया आपको, क्या 2/5 mr²। बोलो यस। अब कह रहा है इसके टेंजेंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसको टच करने वाली एक लाइन, बोलो हाँ, इसके अबाउट ऑन कर दो। तो बेटा अगर आपके पास ये सेंट्रल एक्सिस है, तो जो इसकी टेंजेंट बनेगी वो इससे सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगी, रेडियस पे ही तो होगी। यस और नो, नहीं होगी क्या, रेडियस पे होगी। अभी मतलब ये एक्सिस इसके पे होगी पैरेलल, हाँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि नया एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो टोटल सेंट्रल ऑफ एक्सिस के अबाउट क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr², और इनटू m की जगह, m a की जगह कौन है बेटा, r mr²। आ गया समझ में। तो 2/5 प्लस mr² बेटा इसको सॉल्व कर दो तो 5 ऊपर आ जाएगा, आंसर आएगा 7/5 mr²। आ गया समझ में, करा ही नहीं सॉल्व इसने, छोड़ दिया। क्लियर नॉट क्लियर, आ गया समझ में। अगला, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर इज mr²/4। देख बेटा क्या है, कह रहा है एक डिस्क है, क्या है ये, डिस्क मतलब थाली, सीढ़ी, कुछ भी। ये डिस्क है, कह रहा है इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायमीटर कैसा होगा बेटा इसका, ऐसा जाएगा डायमीटर, ये डायमीटर है कि नहीं है। कह रहा है इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है mr²/4 गिवन है। बेटा ये डायमीटर है, ये मान लो ये डायमीटर x एक्सिस में है, एक सीढ़ी रखी हुई है, ये डायमीटर कौन सा वाला है, x एक्सिस वाला है। बोलो यस। बेटा ये डायमीटर जो y एक्सिस में जाएगा ये भी तो उतना ही होगा कि नहीं होगा, भाई ये अगर लेंथ है डायमीटर तो ये भी तो डायमीटर है, सेंटर से जाने वाली हर लाइन डायमीटर होगी भैया सर्किल में।
तो ये भी डायमीटर होगा। तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बिल्कुल बराबर होगा mr²/4। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसेस एक्सिस एंड नॉर्मल टू द डिस्क। कह रहा है उसके परपेंडिकुलर जो जाएगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये दिया है, ये दिया है, ऊपर वाला निकालना है। कौन परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थी भैया, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हाँ वही 1/4 mr² प्लस 1/4 mr²। mr² कॉमन आ गया, 1/4 प्लस 1/4, क्वार्टर प्लस क्वार्टर हाफ, 1/4 भी तो कॉमन लेते हैं। हाँ ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/4 1/2 मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्वार्टर प्लस क्वार्टर हाफ। समझ में आ गया, तो आंसर कितना आ गया 1/2 mr²। क्लियर, तो आंसर हो गया कितना 1/2 mr²। डन, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया 1/2 mr²। लेट्स चेक द आंसर भाई, चेक कर लें आंसर। mr², एग्जैक्टली, ओके बिल्कुल सही है, 1/2 mr²। यहाँ तक आ गया। अब इसका अगला पार्ट भी है, ठीक ना, अब इसका अगला पार्ट भी है, वो मैंने देखा नहीं है इसलिए। चलिए ये हो गया, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इट्स एज। तो एक और निकालना है, एक और निकालना है भाई, मतलब कि हाँ टेंजेंशियल। तो ये अपने इसका तो निकाल लिया, इसका कितना आ गया हाफ mr², अभी निकाला। अब कह रहा है एक पॉइंट के अबाउट निकालो जो इसके एज से पास हो रहा है, मतलब टेंजेंट के अबाउट। बोलो यस और नो, ये निकालना है, यस और नो। तो भाई क्या लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है ये वाला प्लस मास टोटल इनटू इसकी डिस्टेंस। तो भैया हाफ कैपिटल mr² प्लस टोटल मास कितना है m इनटू कितना r²। तो m² एक बार पूरा और एक बार आधा, आधा और पहले g वाला लिया था ना सर, c, हाँ c यही तो लिया, ये हाफ mr²। तो हाफ mr² प्लस mr², तो 1 और हाफ 1 एंड हाफ यानी कितना 3/2 mr²। डन, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर 3/2 mr²। समझ में आ गया, तो इस एक्सेस के अबाउट आ गया। डन, एनी प्रॉब्लम। तो 3/2 mr² हो गया, बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। चलिए बच्चों जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का है। पहले आपको मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखा देता हूँ, इसको लिख लीजिए। सेंटर ऑफ मास बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई 2D ज्योमेट्री है। 2D ज्योमेट्री में मान लो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है। तो कितने कोऑर्डिनेट होते हैं 2D ज्योमेट्री के? दो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। समझ में आया बच्चों? ये इनकी पोजीशंस हैं x1 y1, जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, है ना। क्योंकि जब दो एक्सेस की बात करते हो तो दो पोजीशन होती है, एक x की और एक y की। बेटा यहाँ पे मास रखा हुआ है m1, यहाँ पे मास रखा हुआ है m2 और यहाँ पे मास क्या रखा हुआ है m3। समझ गए ना। तो फॉर्मूला लिखो बेटे बच्चों सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा बेटा, लिखो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। दूसरा y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3। बेटा मैंने 3 के लिए बताया है, अब 4 कोऑर्डिनेट हो तो अगला 4 ऊपर भी आएगा, 5 हो तो ऊपर भी आएगा, ऐसे डॉट 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 यहाँ भी कर लो और यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई ना कोई एक फिक्स ओरिजिन मानना पड़ता है। तो मान के अभी क्या कंडीशन है, मैं यहाँ मान के चलाऊँ कि ये ओरिजिन है। क्या है ये? बीच में ओरिजिन है, ठीक ना। तो इसके लिए ओरिजिन को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आसान दिख रहा है ये फॉर्मूला यही लगेगा, मगर कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं एक क्वेश्चन में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम क्रेप्ट एक्ट एंड वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। चलो भाई, कैसी साइड है? 1 मीटर साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ गए ना।
एक पे रखा है मास 2, एक पे रखा है 3, एक पे रखा है 4। ठीक है, कह रहा लोकेट द सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो बेटा एक ट्रायंगल बना लो अपनी अपनी कॉपी में, ऐसा एक ट्रायंगल बना लो ए बी सी, ये बना लो ए, ये बना लो बी और ये बना लो सी। एक ट्रायंगल बना लो अपनी अपनी कॉपी में, है ना, 2D है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है। चलो बेटा ये साइड ले लो 1। अच्छा एक कोई पॉइंट इसका ओरिजिन मान लो। तो हम लोग की आदत है कि हम लोग जो है कोने वाले को, लेफ्ट कॉर्नर को ओरिजिन मानते हैं। तो एक काम करो, उसको ओरिजिन मान लो, तो वो हो गया 0 0, वो हो गया 0 0। खुद मानेंगे ये है। अब आप इसको भी मान सकते हो, किसी को मान लो, गलत आंसर नहीं आएगा, किसी को भी मान सकते हो, एक मानना पड़ेगा आपको ओरिजिन। समझ गए? हाँ ये हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से ऊपर की तरफ कौन जाएगा बच्चों? वाई एक्सिस जाएगा, जिंदाबाद वाई एक्सिस। इधर कौन जाएगा? एक्स एक्सिस। चला दो इधर एक्स एक्सिस, जिंदाबाद एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कहना है इनका। अब इनका कहना है भैया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 1। कितनी दे रखी है? 1। तो अगर ये इधर है तो इधर से एक पॉइंट आपको जो मिलेगा एक्स एक्सिस पे, वो वाला पॉइंट क्या होगा? 1, 0। अरे 1 डिस्टेंस पर 1, 0 ही तो मिलेगा भाई। तो ये मतलब यहाँ से डिस्टेंस 1 है, तो एक्स आई में तो ट्रेवल हुआ है, वाई में तो कुछ नहीं चले, तो वाई वाला ठन ठन और एक बार 1 लिख दो भाई, 1, 0 लिख दिए, 1, 0। ओके। अच्छा इधर भी 1 चलोगे, इधर भी कितना चलोगे? 1 चलोगे। चलोगे कि नहीं चलोगे? इधर भी 1 चलोगे। अब ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। समझ गए ना? चलिए तो मुझे बताओ, थोड़ी सी यहाँ पे फिजिक्स लगेगी, बहुत ही सिंपल है इसको पता करना। एक पॉइंट तो मिल गया 0, 0, एक पॉइंट मिल गया 1, 0। अब ये कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। तो आपको पता होगा कि जो हाइपोट, इसका जो वर्टिकल होता है, जो इसका एल्टीट्यूड होता है, बिल्कुल मिड में हुआ करता है एक्स के। तो अगर यहाँ तक ये टोटल 1 थी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1/2। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या पहुँचेगा एक्स में? 1/2। यस और नो? अच्छा वो सब भी कुछ नहीं करना है, तो एक और तरीका अपने पास बेटा, ये डिस्टेंस अपने पास क्या है? 1 है, बोलो हाँ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो हर सबको पता है कि बच्चे को कि ये एंगल कितने डिग्री होता है? 60। तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। ये अगर आर होता तो ये क्या टूटता? आर कॉस थीटा, और ये क्या टूटता? आर साइन थीटा। तो मतलब कुल मिला के ये 1 है तो ये टूटेगा 1 cos 60। तो ये वाला क्या टूटेगा? 1 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 1 × 1/2 कितना आ गया? 1/2। और ऊपर वाला 1 sin 60, तो 1 × sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? √3/2। तो बच्चों बना लो ये पॉइंट 1/2, √3/2 बना लो। सर वो √3/2 इस वाले तरीके से बताया, 1 sin 60 बनाया ना, ये क्या होगा? वैसे वाले से नहीं, वैसे वाले कोई तरीका नहीं उसका, या तो फिर पाइथागोरस लगाओ। अच्छा। क्योंकि ये 1 मिल गया, हाँ। ये 1/2 मिल गया, तो पाइथागोरस लगा लो, उससे आ जाएगा। ठीक है ना? पाइथागोरस से भी आ जाएगा। बताऊं लगा के पाइथागोरस की? कर लोगे? ठीक है ना? चलो ये हो गया। तो भाई बड़ी खुशी की बात है, हमको तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, है ना? इस पर बैठे हुए जो पार्टिकल हैं, जो कहीं पर बैठे, 2, 3, 4 बैठा दो भाई। तो इस पे 2 बैठा लो, मतलब 2 किलोग्राम यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है? 3 किलोग्राम यहाँ पे बैठा हुआ है बी पर, और 4 किलोग्राम बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे कितना बैठा हुआ है? 4। अब मेरा वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। बेटा देख m1 कितना? 2। m1 कितना? 2 है ना m1, मास m1 2 किलोग्राम। अब x की खुद की पोजीशन कितनी है? 0। तो 2 × 0, तो देखो पहला कोऑर्डिनेट 2 × 0। फिर m2 कितना? 3। x2 कितना है इसका? 1, तो 3 × 1। और फिर m3 कितना है? 4 × x3 कितना है? 1/2, तो 4 × 1/2। और नीचे 2 + 3 + 4, बोलो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 5/9, है ना? दूसरा देखो, y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वही m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 + m2 + m3 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से कैलकुलेट हो गए, 2√3/9। नोट कर लो।
ठीक है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको यही करना है, एक पहले ओरिजिन डिसाइड करना है, ओरिजिन डिसाइड करने के बाद आपको रिलेटिव डायग्राम बना लेना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है m1x1 m2x2 वाला। ओके चलिए लिख लिया एलिस? चलिए बच्चों तो ठीक है, ये फिनिश।